वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग का आतिश फ़िशां एक बार फिर फटने को है। अबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त बंद हो चुकी है और इसके साथ ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 6% तक बढ़ गई हैं। अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाले हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी अपने शहीद सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को अलविदा कह रहे थे। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 14 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 8 का ताल्लुक ईरानी अफवाज से था। अमेरिका के इस हमले पर ईरान ने, कुवैत और बहरीन ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। दोनों जानिब से इन हमलों का बाइस अबनाए हुर्मुज़ पर वो 3 ऑयल टैंकर्स थे जिन्हें मुबैना तौर पर ईरान ने निशाना बनाया था। नज़र ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स ईरान की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करके अमरीकी बहरिया की निगरानी में आगे बढ़ रहे थे। उधर अंकारा में नेटो सरबराही इजलास के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने अमरीकी इत्तेहादियों कतर और सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था और उसके बाद ईरान को ऐसा ज़ोरदार जवाब दिया गया जो उसे याद रहेगा। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने भी नाज़रीन अमेरिका को दो टोक अल्फाज में ललकारा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने शायद अभी तक ये नहीं सीखा कि उसका धमकी आमेज़ रवैया और वादा खिलाफियाँ अब बग़ैर नताइज के नहीं रहेंगी। ताहम इस कशीदा सूरत हाल में सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा मुआयनी खेज़ है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद राब्ता किया है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का ये जो नया मंजरनामा है बताता हमें यह है कि यहाँ लगी आग एक बार फिर तेज़ी से खित्ते में फैल रही है, मज़ीद फैल सकती है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मारूफ सिफारतकार सरदार मसूद साहब। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, बहुत नवाजिश आपने वक्त निकाला। अच्छा सरदार साहब, सभी ये समझ रहे थे कि इजराइल जो है वो इस्लामाबाद MOU के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है, लेकिन इस जंगबंदी के लिए ख़तरा तो खुद ये दोनों फरीकैन हैं, अमेरिका और ईरान बने हुए हैं इस वक्त। सर, आपने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ कि इसराइल का खतरा जो है वो बदस्तूर है, अपनी जी जगह पर जी। कायम है, लेकिन फरीकैन में भी अदम एतमाद की फिजा है, जिसकी वजह से जो ये दोबारा से हमले हुए हैं। और दूसरे ये कि ये मफाहमती यादाश्त की अलग अलग तशरीह कर रहे हैं। अमेरिका की तवक्को थी कि जो भी मैनेजमेंट हो, जिस तरीके से भी जो है आपने हरमुज़ की हो, उसमें जो है वो ईरान के ऊपर कुल्ली इख्तियार नहीं, ईरान को कुल्ली इख्तियार नहीं दिया जाएगा, उसे इजारा नहीं दिया जाएगा। ईरान की इंटरप्रिटेशन ये है कि कम से कम 60 दिन के लिए जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो उसकी मुकम्मल हुक्मरानी होनी चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ के ऊपर। इसकी वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ है। और आपको ये मालूम है कि किस तरीके से, यानी मतलब ये उनके जो मुफाहमती यादाश्त है उसकी शिक नंबर 5 में ये लिखा हुआ भी है कि ईरान, ओमान और साहिली रियासतें जो है मिलकर इसकी गवर्नेंस के लिए कोई फार्मूला तय करेंगे और वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक होगा। लेकिन उसी दरमियान ये हुआ कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की मुशावरत से ओमान को ये कहा कि आप जो है कि नई अलग लेन अपने साहिल के करीब कायम करें, और उससे जहाज़ गुजरेंगे, और जहाज़ गुजरने शुरू हो गए। तो चूंकि उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन है ईरान के लिए अपना हरमूज, तो मुज़ाकरात के दौरान या बार्गेनिंग चिप के तौर पर या मुस्तकबिल में उसकी अमलदारी के हवाले से उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसका सबसे मजबूत हथियार, जैसा कि मैंने अभी कहा है, जी जी। वो यही था इस जंग के दौरान, और अभी भी वही जंग है, क्योंकि उससे वो आदमी मईशत का नक्शा बिगाड़ सकता है। अभी बिगड़ना शुरू हो गया दोबारा से। हाँ, लेकिन तो सर इस वजह अब से इसको संभालने की ये कोशिश की जो जा है रही है। ये जो ट्रंप ने दावा किया है सरदार साहब कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद राब्ता किया है, यकीन किया जा सकता है ट्रंप की इस बात पर? क्योंकि वो बहुत दफ़ा बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं और बाद में गलत भी साबित होती हैं। देखिए, जो ईरानी कायदीन हैं उनके जो बयानात हैं या जो मुज़ाकरातकार हैं, वो उससे तो ये जाहिर नहीं होता कि उन्होंने अमेरिका के साथ रब्ता राब्ता किया किया है। हो। और ठीक। अगर रब्ता किया है तो मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप ने ये भी कहा था कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है उनसे, ईरानियों से रब्ता कर रहे हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बेसूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो आखिर में फैसला तो मुझसे ही करवाएंगे। तो लेकिन सदर ट्रंप की हर बात के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनकी दोहरी जिम्मेदारी है। एक उन्होंने आलमी मईशत को संभालना है, और दूसरी तरफ जो है ये तासुर देना है कि वो मजबूत और बहुत ही सख्त कमांडर इन चीफ है। तो इस वजह से उन्होंने ये बयान दिए हैं। वो अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जो है
उसमें भी बड़ा इतिहास है, लेकिन उसमें सर बहुत से सवाल ये तो पूछे जा समझा रहे जा हैं। रहा था, तो कहा जा रहा था कि सरदार साहब क्योंकि अमेरिका इस मुद्दती इलेक्शंस होने वाले हैं ना सर, और ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया। हम अक्सर मुख्तलिफ जो सर्वेज थे वो भी शेयर करते रहे हैं, आपके इल्म में भी हैं सारी चीज़ें। लेकिन सर समझा ये जा रहा था कि वो अब जंग से हर सूरत निकलना चाहेंगे, इस जंग को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। नहीं निकलना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने जो है एक विनर की नैरेटिव सेल करनी है। यानी अगर उनकी नैरेटिव भी जो अमेरिका के अंदर इंतखाबात से पहले जी या जी। उनके अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जो उनके मेगा कंस्टिट्यूएंसी है, अमेरिका फर्स्ट कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें ही जो है उसमें इरोशन आ जाए तो उनके लिए उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है और वैसे भी जो उनकी लेगेसी कॉस्ट हैं, क्योंकि ही वांट्स टू गो डाउन एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स, नॉट एज वन ऑफ द वीकेस्ट। तो इस वजह से जो है उनके बयानात में उतार चढ़ाव आता रहता है और इसी में तजाद भी पैदा होता है। तो इसलिए यह है कि अलबत्ता ये बात अपनी जगह पे मुसल्लम है कि अमेरिका को इस जंग से बहुत नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कि ईरान के मुकाबले में उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। ईरान छोटा मुल्क था, ईरान जो है वो माशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ था और जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जिसे सोल सुपर पावर कहा जाता है, वो अपने हलीफ यानी जो इसराइल, जो सबसे बड़ी खत्ते की फौजी ताकत है, उन्होंने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। आज ईरान जो है अपने कदमों के ऊपर खड़ा है और उसके बाद जो है उनका निज़ाम भी दरम बरम नहीं हुआ इतने हमलों के बावजूद। तो इस वजह से यहाँ अमेरिका की शोहरत भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि अगर उसने चीन के साथ मुकाबला करना था या जी जी रूस के जी। साथ, तो उसके लिए ये जो पूरी की पूरी जंग है इसने कोई अच्छी नक्शाकशी नहीं की। और फिर ये है कि इसी जंग के दौरान जी। सिफारती सतह पे अमेरिका अकेला नजर आया, यानी जो उसके हलीफ थे उसका साथ छोड़ गए। इत्तेहादी ब्रिटेन के बहुत जो सारे। उसके आप उसके सर अलावा वजह जो फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो असल वजह एक चीज़ बनी हुई है, जैसे डॉक्टर वली नसर साहब फरमा रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अब ये जो ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो आबनाए हुर्मुज़ उसके लिए इख्तियार कर गया है और वो उसे अपना वाहिद और अहम दिफाई हथियार समझ रहा है, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सर व्हाट नेक्स्ट, लाइक फिर उसके बाद होगा क्या? क्योंकि 3 जुलाई को हमने देखा था कि बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर जो हैं उन्होंने जब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था, सरदार साहब आपकी भी नज़र से गुजरा होगा कि वो तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी फ़ौजी मिशन जो है उसको तैनात कर सकते हैं। तो सर अभी भी किसी ऐसी चीज़ पे कुछ गौर हो सकता है, और क्या सालिस ये गुत्थी सुलझाने में मदद दे सकते हैं? फिर से सालिसी हो सकती है, अभी इम्कानात हैं कुछ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस ने वही पहला कदम यहाँ उठाया जिसकी वजह से बहुत खराबी पैदा हो गई है। वो आए ओमान को आमादा किया कि जनाब आपकी मुतबादल रास्ता बनाएं, यहाँ से जी जी जहाज जी जी। गुजरेंगे। उस तरफ जो है पानी इतना गहरा नहीं है ओमान के साहिल की तरफ, लेकिन उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मदद ली और उसकी वजह से मामला और भी बिगड़ गया है। और दूसरा ये, अगर जो है आपके सवाल ये था कि क्या इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी, इसमें ये कहा जा सकता है 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आबना हरमुज के हवाले से अगर अमेरिका और ईरान दोनों फरीकैन जो हैं वो इसकी शिक नंबर 5 के ऊपर कारबंद हो जाए, जैसे कि वहाँ लिखी हुई है, उसमें कोई बहम नहीं है, तो फिर जो है कोई रास्ता निकल सकता है। अगर उसके ऊपर वो लड़ते रहें तो फिर तो जौहरी मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बुनियाद है और मुफाहमती यादाश्त भी एक बुनियाद है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मुज़ाकरात कारों के लिए, निगोशिएटर्स के लिए और बिलखसूस जो है मैं कहूँगा मीडिएटर्स के लिए एक नया रोल पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने माजी में भी यही किया है कि जब इनके दरमियान एक खलीज जी हायल जी हो जाती थी तो वो उस जी। खलीज को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। वो मतलब है कि पुल बनाते थे और इनके दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारियाँ आन पड़ी है, पाकिस्तान और कतर के ऊपर ये जिम्मेदारियाँ आन पड़ी है कि इस जंग को रुकवाया जाए या दोबारा से ये फुल फ्लाइट वॉर नहीं होनी चाहिए। कुछ सदर ट्रंप ने भी इस किस्म के इशारे किए हैं आज, कि उन्होंने वैसे जो है मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। जो ईरानी हुकाम है उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने वायलेशन की बात तो की है आर्टिकल सही 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सही। चार्टर, और उसके यानी अलावा अभी भी उन्होंने ये भी सरदार कहा है साहब कि आप ये फरमा रहे हैं कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए है, मुज़ाकरात का दौर जो है
वो दोबारा से शुरू हो सकता है। लेकिन आपने ये भी वजह फरमाया कि अबनाए जो है उसके ऊपर मामलात चूँकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं हैं, तो सिचुएशन जो है उसकी वजह से असल में बिगाड़ की जानिब गई है, जिसको संभालने की अब पाकिस्तान जैसे ममालिक की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। सर आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम में अब हम रुख करेंगे क्वेटा का, जहां एपेक्स कमेटी के गैर मामूली इजलास की आज सदारत की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। बलूचिस्तान गुज़श्ता 5 रोज़ से दहशत गर्दों के निशाने पर है। बलूचिस्तान के बलोच बेल्ट में BLA और पश्तून बेल्ट में TTP के जो दहशत गर्द हैं, उन्होंने पुलिस और लेविस पर हमलों के साथ साथ अपने मुखालिफिन को भी निशाने पर ले रखा है। DG ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज़ में दहशत गर्दों से मुकाबले में 42 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, जबकि 54 दहशत गर्द जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भी आप जानते हैं खुजार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अहम कबायली शख्सियत शफीकुर रहमान मेंगल की रिहाइशगाह पर खुदकुश हमला हुआ और इसमें 14 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि वहाँ मुकाबले में 5 हमला आवरों को मार दिया गया था। वैसे बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के इन पे दर पे वाक़यात के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा पहुँचे और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना यह था कि आखिरी फसादी और दहशत गर्द के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में जो हमारा मशरक़ी हमसाया है भारत है, उसका हाथ है। नाज़रीन दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा फराहम किया जा रहा है और वो अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा गया है आज वज़ीर आज़म की तरफ से। ये भी सच है कि जो पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया के सामने रख रहा है, जो सबूत रख रहा है, उस पर कोई आलमी बरादरी उस तरह से नोटिस लेते हुए दिखाई नहीं देती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि एहसान फरामोश पड़ोसी कुछ सुनने को तैयार है और नहीं नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बावजूद तस्लीम करने को। इस सूरत हाल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी कोई तब्दीली चाहती है? किस तरह से हम काबुल को दबाव में लेकर इस दहशत गर्दों की सपोर्ट से रोक सकते हैं और किस तरह से दिल्ली को साजिशों से रोका जा सकता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, जो कि मुआविन हैं इत्तलात को लेकर CM बलूचिस्तान के। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, आपने ज्वाइन किया। शाहिद रिंद साहब, पहले तो मैंने अपने इब्तदाइये में ये कहा कि गुज़श्ता 5 रोज़ से बलूचिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के निशाने पर है। मुझे इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि बहुत सालों से बलूचिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के निशाने पर है। क्या कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ क्या डिस्कस हुआ जब आज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे आपके पास? आसमा, सबसे पहले हुकूमत बलूचिस्तान की बिहाफ पर और बलूचिस्तान की आवाम की बिहाफ पर मैं पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनका प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, उनका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से ये शुक्रिया अदा करूंगा कि जब कभी भी बलूचिस्तान में कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है जब बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की हुकूमत किसी मुश्किल में होती है, तो हमें वफाक की जो लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी अनकंडीशनल हिमायत और सपोर्ट अवेलेबल होती है। और आज भी हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप क्वेटा में मौजूद थी, वो भी उसी सपोर्ट की एक झलक है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आसमा इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो ईरान के लिए, तो लाजमी सी बात है अगर ईरान के साथ मामला ठीक होते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल में और ईरान अपने जिसके कहते हैं सैंक्शंस में से कुछ काम कर सकता है इकोनॉमिकल फील्ड में, तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी होगा। तो इस बात का अंदाजा मौजूद है न्यू दिल्ली को, हिंदुस्तान को, रॉ को, अजीत डोवल को, जिसकी वजह से आप ये देखें कि चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या BLA हो, दोनों को बलूचिस्तान में एक्टिवेट किया गया। और हमारे पास ये टेक्निकल एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्दी हो रही है उसके जो मनसूबा साज हैं वो कंधार और काबुल में मौजूद हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो उन्हें न्यू दिल्ली से दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस उन्हें यहाँ पे मौजूद जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको या जहाँ पे उनके आका बैठे हैं वहाँ पर जवाब नहीं दे सकते। हाँ, जरूर आज की मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए
اور وقت آنے پر ان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے گی اور انشاءاللہ جلد نظر آئے گی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، شاہد انصاف کی کے پی حکومت جو ہے وہ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ کابل جرگہ بھیجا جانا چاہیے ہے، ان سے بات ہونی چاہیے ہے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں۔ آج یہ جو اجلاس چیئر کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، اس میں کچھ اس پہ سوچ بچار ہوئی ہے، اس آپشن کو زیر غور لایا گیا ہے کہ ابھی بھی موجودہ حالات میں جس طرح سے پاکستان میں یہ دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، کوئی صورت نکلتی ہے، کسی جرگے کی گنجائش ہے؟ شاید صاحب کیا ڈسکس ہوا؟ آسما ایک بات یاد رکھیے گا، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی بہت واضح انداز میں بلوچستان کے کیس میں یہ بات واضح کر چکے ہیں، اگر کوئی معاملہ ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں پاکستان کی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر، ان کا ایک ریزالو بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کا، معصوم شہریوں کا خونبار ہیں، انہیں بیرل آف گن کا جواب بیرل آف گن سے دیا جائے گا۔ ہمارا ریزالو بہت واضح ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اپنی پریس کانفرنس میں واضح کر چکے ہیں، اور آج بھی پرائم منسٹر نے اسی عزم کا اعادہ کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے۔ تو ہمارا ریزالو بہت کلیئر ہے، ہم کسی کنفیوژن کا شکار نہیں۔ ٹھیک ہے، عزم تو ہمارا ہے، کنفیوژن کا شکار بھی ہم نہیں ہیں، لیکن سر یہ جو ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے وہ ملک کا سب سے مہلک اور دنیا کا تیسرا بڑا خطرناک دہشت گرد گروہ بن چکا ہے، جو پاکستان میں ہونے والی جو کل انبات ہیں آپ کے علم میں کہ 56% میں ان کا ذمہ دار جو ہے وہی ہے۔ تو سر یہ بارڈر پار سے ان کی نقل و حرکت ہے، اس کو روکنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آج کیا بات ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر؟ جی دیکھیں، اس کے لیے جو انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے اس پہ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا اتفاق موجود ہے۔ اب کیونکہ وہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں میں انہیں میڈیا پر ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن آپ کو جلد نظر آئے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، مجھے ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ پاکستان ظاہر ہے عالمی سطح پر اب پہلے سے بہت بڑا نام بن چکا ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل نے، جس طرح سے پرائم منسٹر نے ایک کامیاب سفارتکاری کی ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا، تو کیا وجہ ہے سر کہ اس کے باوجود عالمی قوتیں جو ہیں وہ اس مسئلے پر، دہشت گردی کے مسئلے پر پاکستان کی مدد نہیں کر پا رہی ہیں؟ اس پر آج کچھ فیصلے لیے گئے ہیں، کچھ ڈیلیگیشنز بھیجے جائیں، کچھ مزید ثبوت جو ہے مختلف ممالک میں روانہ کیے جائیں، ان سے شیئر کیے جائیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے کچھ دیگر ممالک کی جانب سے بھی؟ سر دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں، پروونشل گورنمنٹ جو ہے جو بیسٹ پاسبل سپورٹ اس معاملے میں پرووائڈ کر سکتی ہے، ایویڈنسز کے حوالے سے جو اویلیبل ایویڈنسز صوبائی حکومت کے پاس ہیں وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے بھی فراہم کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ ان کو کس اپروپریٹ فورم پر پیش کرنا ہے اس کا فیصلہ قومی سطح کی جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ لے گی، اور چیف منسٹر بلوچستان اس بات پہ بہت واضح ہے کہ قومی اتفاق رائے سے کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ اس فیصلے کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی شاہد صاحب، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ انتہا پسندی اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو یہاں پاکستان میں بھی سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، اسی لیے ہم نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور فوج نے اپنے حصے کا کام کیا، زبردست انداز میں کیا، لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو سول، سوشل اور نظریاتی پہلو ہیں ان پر ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ شاہد رند صاحب آسما، سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ریز کیا، آج سے چند ماہ قبل ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا کو اور قوم کو یہ بتا چکے ہیں کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان کر اس کی روح کے مطابق عمل کیا، بلکہ انہوں نے ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے، اور جو اس میں دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو دہشت گردوں کی لیجیٹمیٹ وائسز ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ صوبائی حکومت لے رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شاہد رند صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بتا رہے تھے ایپیکس کمیٹی کا جسے چیئر کیا گیا آج وزیر اعظم کی جانب سے، اس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اور کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے آپ کو۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 28 फरवरी की सतह पर लाई जानी चाहिए, यानी पेट्रोल पंप्स पर आवाम को पेट्रोल जो है वो 225 रुपये फ़ी लीटर की कीमत पर दस्तयाब होना चाहिए। जमात इस्लामी नाज़रीन इस हवाले से कल मुल्कीर सतह पर एहतजाज भी करने जा रही है। जमात इस्लामी मोटरसाइकिल सवारों से ये अपील करती दिखाई दे रही है कि 10 जुलाई को बाहर निकलें और सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिलें बंद करके इस एहतजाज में हिस्सा लें। इसी एहतजाज के हवाले से जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सिराज साहब, जानना आपसे हम ये चाह रहे हैं कि कल के एहतजाज की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं वो आप लोग डिजिटल मीडिया पर नौजवानों को फोकस किए हुए हैं, उनसे आप ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें। देखिए, हम आवाम की बात कर रहे हैं और आम आदमी का जो हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। और इस वक्त आपने खुद देखा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर कीमतों में इजाफे का ऐलान करती है और अपने आप को जस्टिफाई करती है कि चूंकि आलमी मार्केट में ऐसा हुआ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हीं आलमी मार्केट में कीमतों में कमी आती है तो फिर हुकूमत अपने फैसले वापस क्यों नहीं लेती, फिर मराहत और रिलीफ आवाम को क्यों नहीं मिलती। तो हम दलील की बुनियाद पर बात करते हैं। फिर यह कि जिस कीमत पर हमारी हुकूमत बाहर से तेल लाती है, खरीदती है, तो फिर इस पर एक लोकल लीवी टैक्स लगाकर फिर अवाम का जो सांस लेने के लिए गला है उसको और दबाती है। तो जमात इस्लामी ने इसलिए कल कराची से लेकर चतराल तक और पूरे मुल्क के कोने कोने में, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, छोटे और बड़े शहरों में, चौकों में, हर जगह अवाम से यही अपील की है कि बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर ले। इसलिए खामोशी जो है ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर रजामंदी है। तो सिराज साहब, बाहर निकलें तो कहाँ एहतजाज करें? ये एहतजाज सड़कों पर हो रहा होगा, फिर हम जैसे आम लोग जो हैं, आवाम जो हैं, वो फिर परेशान हो रहे होंगे। हुकूमत से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि देखें 85% जो पेट्रोल आ रहा है पाकिस्तान में वो बाहर से आ रहा है। तो जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो और फिर IMF की सख्त शराइत भी हों तो हम क्या करें? सर, उनकी तरफ से तो मौक़िफ़ ये आता है ना, लेवी वाली बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन IMF की भी तो कुछ शराइत हैं, कर्जा लेते हैं हम तो बात तो मानना पड़ेगी उनकी। देखिए, IMF के तो और भी बहुत सारे शराइत है। IMF का ये भी शर्त है कि करप्शन खत्म करूं। IMF का ये भी शर्त है कि गैर तरक्याती अखराजात कम करूं। IMF का ये शर्त है कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। IMF का ये भी शर्त है कि अपने महकमों में कमी करो। तो जहां अवाम के फायदे के लिए अगर IMF का कोई शर्त है तो फिर तो हुकूमत मानती नहीं है कि तो हमारी मजबूरी है। लेकिन जहां आसानी के साथ अवाम को गले से पकड़कर दबाने का मरहला आता है तो यहाँ फिर हुकूमत बिल्कुल रेडी होती है। तो इसलिए अवाम के सामने अगर उन तमाम शराइत को रखा जाए तो IMF का 100% शराइत सिर्फ कीमतों में इजाफे का नहीं है, उसमें हुक्मरानों के लिए भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। मैं हैरान हूँ कि हुक्मरान उस पर क्यों अमल नहीं करती। तो शराइत, तो आप हुक्मरानों के खिलाफ कोई बेहतर इत्तेहाद बनाए ना सिराजुल हक साहब। जो आपका मुतालबा है वो बहुत सारी और भी अपोजिशन जमातों का मुतालबा है, लेकिन वजह क्या है कि आप में दीगर अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक नहीं हो पाता? इत्तेफाक हो जाए तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में तेज़ी से आगे बढ़ सकें। हाँ, देखिए सिस्टर, हम तो असम्बली में नहीं है। असम्बली में जो लोग मौजूद है इस वक्त, आपने अभी देखा ना कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में किस तरह अपोजिशन और हुक्मरान जमात ने उस वक्त इत्तेफाक किया जब अपने फायदे की बात थी, मराहत का बिल आया जी। और मराहत का वो बिल जिसको देखकर सुनकर खुद आम आदमी हैरान हो गया कि इस तरह के मराहत को अगर आप लोग सिर्फ असम्बली के मेंबरान के लिए मांगते हैं तो इसका बोझ किस पर आएगा? जाहिर है उसका बोझ फिर अवाम पर आएगा। अवाम पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। जितना जितना आपके MPAs और MNAs मराहत में इजाफा करते हैं
उतना ही आवाम पर बोझ में इजाफा होता है। तो इन पार्टियों से आप क्या तवक्को रखते हैं? वो अगर मराहत पर एक हो जाते हैं, बाकी हर चीज पर इसके खिलाफ ठीक है, आपको उनसे कोई तवक्को नहीं है अच्छाई की तरफ से, जो कुछ कर सकती है करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो सर ये जो जमात इस्लामी आपकी जमात डिजिटल मीडिया पर धरनों की बात कर रही है, अगर इस बारे में सिराजुल हक साहब आप थोड़ी सी वजाहत दे सकें, ये धरने कहाँ दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, दौरानिया क्या होगा? क्या अगर कल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं आपकी अपील पर, तो ये जो एहतजाज होगा ये धरनों में तब्दील हो सकता है? देखिए, हर चीज का इम्कान मौजूद है। अगर अवाम बेदार हो जाते हैं तो जमात इस्लामी तो लीड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा। अगर अवाम साथ देते हैं तो हम हर कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल सरबकफ है। लेकिन मसला यही है कि अवाम भी यही चाहते हैं कि सिर्फ टीवी स्क्रीन पर हम देखें कि किसने हमारे लिए क्या किया। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि चंद कदम उठाकर गाड़ी लेकर आप बाहर भी निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमात इस्लामी इस वक्त अवामी इश्यूज़ पर फोकस किए हुए है और आपने अपनी गुफ्तगू में भी यही फरमाया। लेकिन सर, रावलपिंडी में आपने बिजली की कीमतों पर धरना दिया था, आपको याद होगा, और जिस रोज़ हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद आप उठे थे, उसी रात नेपरा ने बिजली फिर से महंगी कर दी थी। तो यही तो मसला है कि हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं है, वादा करती है तो पूरा नहीं करती। मंशूर जो खुद इनका अपना था इलेक्शन से कबल आप उठा कर देखें, मुस्लिम लीग का, पीपल पार्टी का, अब वो मंशूर उनको याद दिलाने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं किसी और ने कहा होगा, जिन्नात ने कहा होगा, हमने तो नहीं कहा है। इसलिए हम समझते हैं कि जब तक अवाम में बेदारी ना हो, अवाम सड़कों पर नहीं आते, तो ये ऐसे हुक्मरान है कि यानी मगरिब में अगर एक मिनट आदमी खामोशी इख्तियार करे तो जनाब पूरा मीडिया उसका साथ देता है कि लोगों ने खामोशी इख्तियार की एक मिनट के लिए। लेकिन यहाँ तो जब तक आप सड़कों पर नहीं आते हैं, एहतजाज नहीं करते हैं, धरने नहीं देते हैं, लॉन्ग मार्च नहीं करते हैं, तो हुक्मरान टस से मस नहीं होते। नहीं, लेकिन आपकी जमात पर बहुत माजरत के साथ सिराजुल हक साहब ये इल्ज़ाम भी लगता है कि जो एहतजाज आप करते हैं ये नूरा कुश्ती जैसे होते हैं, इसीलिए आपको इजाज़त भी मिल जाती है, जबकि उधर जो पीटीआई है वहाँ उनके अगर 4 लोग शरबत पीने के लिए भी कहीं पर इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। तो आपको बहुत इजीली एहतजाज इसलिए करने दिया जाता है कि उनको मालूम है कि करना तो कुछ है नहीं, बस ये एहतजाज करेंगे वापस चले जाएंगे। देखिए सिस्टर, हम तो पीटीआई के लिए भी हक मांगते हैं कि उनको भी एहतजाज करने दिया जाए, उनको भी धरने देने की इजाजत दी जाए, जुलूस करने दिया जाए, मार्चेस करने दिया जाए। हम तो हमेशा उनके एहतजाज में उनका साथ देते हैं कि उनको ये हक दिया जाए जो आईन ने दिया है। लेकिन उनको ये हक नहीं मिलता ना सर, आपको मिल जाता है। सिस्टर, मैं ये अर्ज करूं, अगर उनको इजाजत नहीं मिलता है तो हुकूमत जुल्म करती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बाहर नहीं निकल सकते तो हम भी ना निकले, हम भी बात ना करें, हम भी एहतजाज ना करें। जितना गुंजाइश मौजूद है हम उस गुंजाइश को तो आवाम के लिए इस्तेमाल करें ना। तो सिराजुल हक साहब, हम ये समझें कि कल जो एहतजाज होने जा रहा है उसके बाद एहतजाज की एक सीरीज शुरू होगी, या बस कल एहतजाज होगा एंड दैट्स इट? नहीं, ये बहुत लंबा एहतजाज होगा, लामुतनाई सिलसिला होगा जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते। इसलिए कि जब तक हुकूमत अपनी रविश से बाज नहीं आती है और महंगाई और कीमतों में इजाफा वापस नहीं लेती, तो हम भी अपने इस एहतजाज को ऐसा ही जारी रखेंगे, कभी जलसे की सूरत में, कभी धरने की सूरत में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, कभी मोटरसाइकिलों को सड़क पर आकर बंद करने की सूरत में, और बेशुमार सब तरीके हैं। हमने सोचा है इंशाअल्लाह वक्त आने पर जमात इस्लामी आपको वो तमाम चीजें दिखाएगी जो जमात ने फैसला किया है। चलें, अल्लाह करे कि आपका ये जो आवाम के लिए एहतजाज है इससे आवाम जो है वो सफ़र ना कर रहे हों, ना कल ना आइंदा कभी आपके किसी धरने और एहतजाज से। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने जा रही है, उसमें धरने भी होंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि हम इजलास भी कर रहे होंगे, सड़कों पर भी लोगों को निकाल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही कि हड़ताल भी इसमें एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, ख्याल रखिए।